बुलबुल कम्युनिकेशन प्रस्तुत करते हैं श्रव्य पुस्तक वोल्गा से गंगा। राहुल सांकृत्यायन लिखित पुस्तक वोल्गा से गंगा की ऑडियो बुक अच्युत घिमरे की आवाज़ में सुनिए। खंड 19 सफदर। काल सन 1922 ईस्वी। अध्याय 1। एक छोटा किंतु सुंदर बंगला है जिसके बड़े हाथे में एक और गुलाबों की क्यारी में बड़े बड़े लाल लाल और गुलाबी गुलाब फूले हुए हैं। एक और बैडमिंटन खेलने का छोटा सा क्षेत्र है जिसकी हरी घासों पर घूमना भी स्वयं आनंद की चीज है। तीसरी ओर एक लता मंडप है। चौथी ओर बंगले के पीछे एक खुला चबूतरा है जिस पर शाम के वक्त अक्सर बैरिस्टर सफदर जंग बैठा करते थे। बंगले की बाहरी दीवारों पर हरी लता चिपकी है। सफदर साहब ने ऑक्सफोर्ड में ऐसी लता चढ़े मकान देखे थे और उन्होंने खास तौर पर इसको लगवाया था। बंगले के हाथे में 2 मोटरों के लिए गैरेज था। सफदर जंग का रहन सहन, उनके बंगले की आबो हवा सभी में अंग्रेजियत कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके आधे दर्जन नौकर बिल्कुल उसी अदब कायदे से रहते जैसे कि किसी अंग्रेज अफसर के। उनकी कमर में लाल पटका, उनकी पक्की बंधी हुई पगड़ी में अपने साहब का नाम चित्र मोनोग्राम रहता था। सफदर साहब को बिलायती खाना सबसे ज्यादा पसंद था और इसके लिए खानसामे रखे हुए थे। सफदर तो साहब थे ही, वैसे ही सकीना को सभी नौकर मेम साहब कहकर पुकारते थे। सकीना की कमानीदार बहुओं के अतिरिक्त रोमों को निकालकर उन्हें पतला और रंग से रंग कर अधिक काला बनाया गया था। हर 15 मिनट पर ओठों पर अधर राग लगाने की उससे आदत थी, किंतु सकीना ने विलायती स्त्रियों की पोशाक पहननी कभी पसंद न की। पिछले साल सन 1920 ईस्वी में जब सफदर साहब अपनी बीबी को लेकर पहले पहल विलायत गए तो उन्होंने चाहा कि सकीना स्कर्ट पेटीकोट पहने, किंतु वो इसके लिए राजी न हुई और विलायत में उनके मिलने वाले अंग्रेज नर नारियों ने सकीना के सौंदर्य के साथ उसकी साड़ी की जैसी तारीफ की। उससे सफदर को सकीना के इनकार पर अफसोस नहीं हुआ। वैसे दोनों दंपति का रंग इतना साफ था कि उन्हें यूरोप में सभी इटालियन कहते। सन 1921 के जाड़ों का मौसम था। उत्तरी भारत के और शहरों की भांति लखनऊ के लिए भी जाड़ा सबसे सुंदर मौसम है। सफदर साहब कचहरी से आते ही आज बंगले के पीछे के चबूतरे पर बैठ की कुर्सी पर बैठे थे। उनका चेहरा ज्यादा गंभीर था। उनके सामने एक छोटी सी मेज थी जिस पर नोटबुक और 2-3 किताबें थीं। पास में 3 और खाली कुर्सियां पड़ी थी। उनके शरीर पर कलफ किया प्रथम श्रेणी का अंग्रेजी सूट था। उनके मूछ दाढ़ी शून्य चेहरे की उस वक्त की अवस्था को देखने ही से पता लग सकता था आज साहब किसी भारी चिंता में है। ऐसे वक्त साहब के नौकर चाकर मालिक के पास बहुत कम जाया करते। यद्यपि सफदर को गुस्सा शायद ही कभी आता हो, किंतु नौकरों को उन्होंने समझ रखा था कि ऐसे समय अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। शाम होने को आई। सफदर उसी आसन से बैठे हुए हैं। नौकर ने तार जोड़कर टेबल लैंप लाकर रख दिया। सफदर ने बंगले की ओर से आती किसी की आवाज को सुन लिया था। उनके पूछने पर नौकर ने बतलाया मास्टर शंकर सिंह लौटे जा रहे हैं। सफदर ने तुरंत नौकर को दौड़ाकर मास्टर जी को बुलवाया। मास्टर शंकर सिंह की उम्र 30-32 साल की होगी, किंतु अभी से उनके चेहरे पर बुढ़ापा झलकता है। बंद गले का काला कोट, वैसा ही पायजामा, सिर पर गोल फेल टोपी, ओठों पर नीचे की ओर लटकी हुई घनी काली मूछें। वहां तरुणाई के वसंत का नहीं पता न था। यद्यपि उनकी आंखों को देखने पर उनसे कूट निकलती किरणें बतलाती थीं कि उनके भीतर प्रतिभा है। मास्टर जी के पहुंचते ही सफदर ने उठकर हाथ मिलाया और उन्हें कुर्सी पर बैठते देख कहा, शंकर, आज तुम मुझसे बिना मिले ही लौट जा रहे थे। भाई साहब क्षमा करें, मैंने सोचा कि आप अकेले किसी काम में मशगूल हैं। मुकदमे की फाइलों में लगे रहते हुए भी मेरे पास तुम्हारे लिए 2 मिनट रहती है और आज तो मेरे सामने फाइलें भी नहीं है। शंकर सिंह पर सफदर का सबसे ज्यादा स्नेह था। वो उनसे बढ़कर अपना दोस्त किसी को नहीं समझते थे। सौदपुर के स्कूल में 4थी श्रेणी से भर्ती होने से
लखनऊ में बीए पास होने तक दोनों एक साथ पढ़े। दोनों मेधावी छात्र थे। परीक्षा में कभी कोई 2-4 नंबर ज्यादा पा जाता, कभी कोई कम, किंतु योग्यता की इस समकक्षता के कारण उनमें कभी झगड़ा या मनमुटाव नहीं हुआ। दोनों की दोस्ती में एक ख्याल ने और मदद की थी। दोनों ही गौतम राजपूत थे। यद्यपि आज एक का घर हिंदू था, दूसरे का मुसलमान, किंतु 10 पीढ़ी के पहले दोनों ही हिंदू ही नहीं बल्कि दोनों के वंश एक पूर्वज में जाकर मिल जाते थे। खास खास मौकों पर बिरादरी की सभाओं में अब भी उनके घरवाले मिला करते थे। सफदर अपने बाप के अकेले पुत्र थे। किसी भाई के अभाव का वो अनुभव करते थे, जिससे पूरा करने में शंकर ने मदद की थी। शंकर सफदर से 6 महीने छोटे थे। ये तो बाहरी बातें थी, किंतु उनके अतिरिक्त शंकर में कई ऐसे गुण थे जिनके कारण पक्के साहब सफदर सीधे साधे शंकर पर इतना स्नेह और सम्मान भाव रखते थे। शंकर नम्र थे, किंतु खुशामद करना वो जानते ही नहीं थे। इसी का फल है कि प्रथम श्रेणी में एमए पास करने पर भी आज वो एक सरकारी स्कूल के सहायक शिक्षक ही बने हुए हैं। उन्होंने यदि जरा सा संकेत भी किया होता तो दूसरे उनकी सिफारिश कर देते और आज भी वो किसी हाई स्कूल के हेडमास्टर होते। किंतु जान पड़ता है वो जिंदगी भर सहायक शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने एक बार दोस्तों की मदद ली थी जब लखनऊ से बाहर उनका तबादला हो रहा था। नम्रता के साथ आत्मसम्मान का भाव भी शंकर सिंह में बहुत था, जिसके कि सफदर जबरदस्त कद्रदां थे। 12 साल की उम्र में स्थापित मैत्री आज 20 साल बाद भी वैसी ही बनी हुई थी। अभी 2-4 ऊपरी बातें हुई थीं कि दानी रंग की साड़ी और लाल ब्लाउज पहने सकीना आ पहुंची। शंकर ने खड़े होकर कहा, भाभी सलाम। भाभी ने मुस्कुराकर सलाम कहकर जवाब दिया। एक वक्त था जबकि धनी सर की ग्रेजुएट पुत्री सकीना को इस गंवार से लगते शिक्षक के साथ सफदर की दोस्ती बुरी लगती थी। सकीना बाप के घर से ही पर्दे में नहीं रही, इसलिए शंकर सिंह के सामने होने न होने का कोई सवाल ही नहीं था। तो भी 6 महीने तक उसकी भौहें तन जाती थीं जब वो सफदर के साथ बेतकल्लुफी से शंकर को काम करते देखती, किंतु अंत में उसे सफदर के सामने कबूल करना पड़ा कि शंकर वस्तुतः हमारे स्नेह सम्मान के पात्र हैं। और अब तो सकीना ने शंकर के साथ पक्का देवर भाभी का नाता कायम कर लिया था। अपनी इच्छा से अभी अपने को सकीना ने संतानहीन बना लिया है, किंतु कभी कभी वो शंकर के बच्चे को उठा लाती है। इधर 6 वर्षों से शंकर समझते हैं कि शंकर की उन पर कृपा है। उनके घर में कोई न कोई 2 साल से नीचे का बच्चा तैयार रहता है। सकीना को साहब की पिछले 1 हफ्ते की गंभीरता कुछ चिंतित कर रही थी। उसे आज शंकर को देखकर बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि शंकर ही है जो साहब के दिल के बोझ को हल्का करने में सहायता दे सकते हैं। सकीना ने शंकर की ओर नजर करके कहा, देवर, आज तुम्हें जल्दी तो नहीं है? भाभी के हाथ की चॉकलेट की पुडिंग कैसी रहेगी? सफदर बोला, नेकी और पुछ। सकीना बोली, मैं पहले जान लेना चाहती हूँ। देवर साहब का कहीं ठिकाना नहीं, कब लोप हो जाए। मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रही हो भाभी। एक भी मिसाल तो दो जबकि मैंने तुम्हारे हुक्म को मानने से इनकार किया हो। हुक्म अदुली की बात नहीं कर रही हूं देवर, लेकिन हुक्म सुनने से बस निकलना भी तो कसूर है। मैं अपनी जर्नल भाभी का हुक्म सुनने के लिए तैयार हूं, शंकर बोले। सकीना बोली, अच्छा तो जा रही हूं, खाने के साथ पुडिंग खानी होगी। सकीना जल्दी से निकल गई। सफदर और शंकर के वार्तालाप ने गंभीर रूप धारण किया। सफदर ने कहा, शंकर, हम बिल्कुल एक नए क्रांति युग में दाखिल हो रहे हैं। मैं समझता हूं सन 1857 ईस्वी के बाद ये पहला वक्त है जबकि हिंदुस्तान की सरजमीन जड़ से डगमग होने लगी है। तुम्हारा मतलब राजनीतिक आंदोलन से है न सफ्फू भाई? राजनीतिक आंदोलन बहुत साधारण शब्द है शंकर। सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस कायम हुई, जबकि वो अंग्रेज आईसीएस पेंशनरों की कृपा पात्र थी। तब भी उसके क्रिसमस के मन बहलाव वाले व्याख्यानों और बोतलों को आंदोलनों का नाम दिया जाता था। यदि तुम उसे ही आंदोलन का नाम देना चाहते हो तो मैं समझता हूं हम आंदोलन से अब क्रांति के युग में प्रविष्ट हो रहे हैं, क्योंकि गांधी जी ने तिलक स्वराज्य फंड के लिए 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया और स्वराज्य का हल्ला जोर शोर से सुनाई देने लगा। क्रांति या क्रांतिकारी आंदोलन का आधार कोई एक व्यक्ति नहीं होता शंकर। क्रांति जिस भारी परिवर्तन को लाती है वो किसी एक या आधे दर्जन महान व्यक्तियों के सामर्थ्य से भी बाहर की चीज है। मैं आज के इस आंदोलन की बुनियाद पर जब विचार करता हूँ तो इसी नतीजे पर पहुंचता हूँ। तुम्हें मालूम है सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता युद्ध जिसका एक केंद्र ये लखनऊ भी था, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि लखनऊ का अंग्रेजों द्वारा
हड़फा जाना उस युद्ध के नज़दीक के कारणों में से एक था, जिसके नेता पद भ्रष्ट सामंत थे, किंतु वो लड़ा गया था। साधारण लोगों के प्राणों के बाजी लगाकर हमारी कई कमजोरियों के कारण हम सफल नहीं हुए। अंग्रेजों ने न पराजितों पर खूनी गुस्सा उतारा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन 1857 ईस्वी के बाद ये पहला समय है जबकि जनता को देश की स्वतंत्रता के युद्ध में शामिल किया जा रहा है। तुम ही बोलो, भारतीय इतिहास के एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते क्या तुम बतला सकते हो किसी और ऐसे आंदोलन को जबकि जनता ने इस तरह भाग लिया? सफू भाई, नागपुर कांग्रेस 1920 और कलकत्ता कांग्रेस भी बीत गई। गांव-गांव की जिस उथल पुथल का तुम जिक्र करते हो उसे मैंने भी अपनी आंखों देखा है और मैं मानता हूँ वो अनहोनी चीज हुई। लेकिन इतनी बाढ़ के पार हो जाने पर भी, इसी लखनऊ में कितनी बार विदेशी कपड़ों की होली जल जाने पर भी तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगी और आज तुम क्रांति के भंवर में पड़े जैसे आदमी की तरह बात करते हो। तुम्हारा कहना ठीक है शंकर, मेरे छोटे भैया। सचमुच ये भंवर मेरे पैरों को उखाड़ना चाहता है, लेकिन इस भंवर को मैं एक छोटा सा स्थानीय भंवर नहीं समझता, एक बड़े भंवर से संबद्ध होकर प्रकट हुआ है। हर युग की सबसे जबरदस्त क्रांतिकारी शक्ति जनता को लेकर प्रकट होती है। तुम सन 1857 से शुरू कर रहे हो सफू भाई, बहुत भारी गिरावा मार रहे हो। तो मैं कहूँ शंकर, क्यों? मैं सुनना चाहता हूँ। भाभी की पुडिंग बन ही रही है और कल है इतवार। बस आदमी घर खबर दे आएगा कि शंकर इसी लखनऊ में जिंदा है, अपनी भाभी सकीना की पुडिंग खाकर खर्राटे ले रहा है, और फिर मैं रात भर सुनने के लिए निश्चिंत हूँ। शंकर, ऑक्सफोर्ड के मेरे जीवन का आधा मजा किरकिरा हो गया सिर्फ तुम्हारे न रहने से। खैर, मैं ही नहीं, भारत से बाहर सभी जगह राजनीति के विद्यार्थी मानते हैं कि पिछली सदी में और इसी सदी में भी इंग्लैंड की राजनीति में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, संसार की दूसरी राजशक्तियों की गतिविधि से मजबूर होकर, और इस परिस्थिति के कारणों पर भी विचार करें तो वो मुख्यतः आर्थिक ही मिलेंगे। सन 1857 ईस्वी की चोट के बाद हमारा मुल्क तो सो गया, या यह कहिए कि हमारी परिवर्तन की गति इतनी धीमी हो गई कि उसे हम सोना ही कह सकते हैं। किंतु दूसरे मुल्कों में भारी परिवर्तन हुए। 1000 वर्ष पहले रोमन साम्राज्य के वक्त से टुकड़े टुकड़े हुए इटली सन 1860 तारीख 2 अप्रैल में एक राष्ट्र बनने में सफल हुआ, और उसने हमारे नौजवानों के लिए मेजिनी और गैरिबाल्डी जैसे आदर्श प्रदान किए। रोमन साम्राज्य को विध्वंस करने में समर्थ होकर जो जर्मन अपने को एकत्रित न कर सके, सन 1866 ईस्वी में अधूरे तौर से और फ्रांस विजय के बाद सन 1871 तारीख 18 जनवरी में करीब करीब पूरे तौर से प्रूसिया के नेतृत्व में अपना एक राष्ट्र बनाने में समर्थ हुए। सन 1866 ईस्वी के इस परिवर्तन को संसार का एक भारी परिवर्तन समझिए। इसी के करने पर जर्मनी फ्रांस की महान शक्ति को सन 1870 ईस्वी में परास्त कर पेरिस और वर्साई पर अपनी विजय ध्वजा गाड़ने में समर्थ हुआ, और जिसकी वजह से इंग्लैंड रूस की आंखें भयभीत हो बर्लिन की ओर देखने लगी। ये तो हुआ बाहर के भय के बारे में, लेकिन इससे भी बड़ा भय हुआ पेरिस के मजदूरों के उस राज्य पेरिस कम्यून से, जो तारीख 2 अप्रैल से 1.5 महीने से कुछ ही ज्यादा रहा, और जिसने बतला दिया कि सामंत और बनिए ही नहीं बल्कि मजदूर भी राज्य कर सकते हैं। आप समझते हैं इन सब के साथ भारत की राजनीतिक घटनाएं संबद्ध है। राजनीतिक घटनाएं नहीं, बल्कि हमारे शासक अंग्रेज भारत के बारे में जो भी नीति अख्तियार करते हैं उसकी तह में उनका भारी हाथ होता है। यूरोप में जर्मनी जैसी दुर्जय शक्ति के पैदा होते ही फ्रांस इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी नहीं रहा। अब उसे खतरा हो गया जर्मनी से मृत पेरिस कम्यून, और सन 1861 में ऑस्ट्रिया छोड़ सारी जर्मन रियासतों के एक जीवित जर्मन राष्ट्र ने हमारी पूंजीपति शासकों की नींद हराम कर दी। इसे कहने की जरूरत नहीं। साथ ही इसी वक्त और परिवर्तन होता है। सन 1672 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारी से पूंजीपति बने, और कच्चे माल के खरीद से लेकर उसे तैयार करने बेचने तक हर अवस्था में नफा उठाने के सस्ते पूंजीवाद को उन्होंने अपनाया। व्यापारवाद में सिर्फ कारीगरों के माल को इधर से उधर ले जाकर बेचने भर का नफा है, किंतु पूंजीवाद में नफा पग पग पर है। रुई को खरीदने में नफा, निकालने और गांठ बांधने में नफा, रेल पर ढोने में नफा, जहाज पर ले जाने किराए में नफा, मैनचेस्टर की मील में सूत कताई और कपड़ा बुनाई में नफा, फिर जहाज से कपड़े के लौटाने में जहाज कंपनी का नफा, रेल का नफा। इन सब नफों की तुलना कीजिए कारीगर के हाथ के बने माल को बेचने वाले व्यापारी के नफे से। व्यापारवाद से पूंजीवाद का नफा ये इष्ट है। और सन 1871
ईस्वी में वर्साई से जब विजयी जर्मनी ने प्रूसिया के राजा विलियम प्रथम की सारी जर्मनी का कैसर सम्राट घोषित किया, उसके दूसरे साल सन 1872 ईस्वी में कट्टर अंग्रेज पूंजीपतियों टोरियों ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यहूदी डिसरायली द्वारा साम्राज्यवाद की घोषणा कराई। घोषणा शब्दिक नहीं बल्कि वस्तुस्थिति का प्राकट्य थी। फैक्ट्रियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि उनके लिए सुरक्षित बाजार मिलने चाहिए, ऐसे बाजार जहां जर्मनी और फ्रांस के बने माल की प्रतियोगिता का डर न हो, अर्थात जहां के बाजार की इजारेदारी बिल्कुल अपने हाथ में हो। साथ ही पूंजी भी इतनी जमा हो गई थी कि उसने नफे पर लगाने के लिए सुरक्षित स्थान चाहिए। एक काल भी दूसरे मुल्कों को पूरी तौर से अपने हाथ में करने से ही होगा। साम्राज्य शब्द के भीतर डिसरायली का यही अर्थ था। भारत में दोनों बातों का सुविधा था। यूरोप से भारत की ओर जाने वाला सबसे छोटा रास्ता था सुएज नहर, जो सन 1866 ईस्वी में खुली थी। सन 1875 ईस्वी में मिस्र के खदीब के 1,77,000 शेयरों को 40 लाख पौंडों में तार द्वारा डिसरायली ने खरीदा। साम्राज्य घोषणा को और आगे बढ़ाने में यह दूसरा कदम था और 1 जनवरी सन 1877 ईस्वी को दिल्ली में दरबार कर रानी विक्टोरिया को साम्राज्य घोषित करके डिसरायली की सरकार ने साम्राज्यवाद को इतनी दूर तक पहुंचा दिया कि अब उदार दल के ग्लेडेस्टन के दादा भी मंत्री बनकर आए, किंतु डिसरायली की नीति को बदलने का सामर्थ्य नहीं रखते थे। हम तो अभी तक अपने विद्यार्थियों को यही पढ़ा रहे थे कि महारानी विक्टोरिया ने भारत साम्राज्य कैसर हिंद की पदवी धारण कर भारत के ऊपर भारी अनुग्रह किया। और याद रखिए, 6 साल पहले प्रूसिया के राजा ने भी उसी कैसर की पदवी धारण की थी। कैसर का नाम कितना महंगा हो गया था। रोमन साम्राज्य के वक्त से परित्यक्त शब्द की कीमत बाजार में झटपट कितनी तेज हो गई। साथ ही रोमन भाषा के शब्द कैसर को सिर्फ हिंदुस्तान में चलाना और अंग्रेजी में उसकी जगह इम्प्रेस रखना, इसमें भी कोई रहस्य तो नहीं है। हो सकता है खैर कैसर शब्द के साथ सन 1871 से हम साम्राज्यवाद के युग में प्रविष्ट होते हैं। इंग्लैंड पहले आता है। पराजित प्रजातंत्रीय फ्रांस को संभलने के बाद सन 1881 ईस्वी में तुनिस अफ्रीका पर अधिकार जमा साम्राज्यवाद का प्रारंभ करता है और नई फैक्ट्रियों और पूंजीपतियों से लैस जर्मनी भी सन 1884 ईस्वी से उपनिवेश की मांग पेश कर साम्राज्यवाद की स्थापना का प्रयत्न करता है। लेकिन इसका भारत में अंग्रेजों की नीति परिवर्तन से क्या संबंध है? नित्य नए सुधार होते यंत्रों, बढ़ते हुए कारखानों तथा उनसे होने वाले पूंजी के रूप में नफे को लगाने का कोई इंतजाम होना चाहिए। सन 1874 से 80 ईस्वी में डिसरायली के मंत्रिमंडल ने उसे कर डाला। सन 1880 से 62 तक रही न उदार दली ग्लेडेस्टन सरकार वो डिसरायली के बढ़ाए कदम से पीछे नहीं जा सकती थी। हाँ, पूंजी की नंगी साम्राज्यवादी दानवता को कुछ भद्र वेश देने की जरूरत थी जिसमें साधारण जनता न भटक उठे। इसके लिए डिसरायली ने भारत साम्राज्य का नाट्य तो रच ही डाला था। अब उदार दल वालों को कुछ और उदारता दिखलाने की जरूरत थी। ये उदारता आयरलैंड के होम रूल बिल के रूप में आई, किंतु आयरलैंड का प्रश्न आज तक वैसा ही पड़ा हुआ है। इसी उदारता से फायदा उठाकर हम हिंदुस्तानी साहबों ने सन 1885 ईस्वी में अपनी कांग्रेस खड़ी कर डाली। कांग्रेस वस्तुतः ब्रिटिश उदार दल की धर्म बेटी बनकर पृथ्वी पर आई और एक युग तक उसने अपने धर्म को निभाया। किंतु सन 1865 से सन 1905 तक 10 वर्षों के लिए ब्रिटेन में फिर टोरियों की सरकार आ गई, जिसने एल्गिन और कर्जन जैसे सपूत भारत भेजे, जिन्होंने साम्राज्यवाद की गांठों को और मजबूत करने की कोशिश की, किंतु परिणाम उल्टा हुआ। क्या आपका मतलब लाल लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक पाल बिपिन चंद्र पाल से हैं? ये लाल बाल पाल उसी के बाहरी प्रतीक थे। जापान ने रूस को 8 फरवरी सन 1904 सितंबर सन 1905 ईस्वी हराकर अपने को बड़ों की बिरादरी में शामिल कर एशिया में नई जागृति फैलाई। करजन से बंग भंग और इसी एशियाई विजय ने मिलकर कांग्रेस के मंच पर लच्छेदार भाषणों से आगे जाने के लिए भारतीय नौजवानों को प्रेरणा दी। आधी शताब्दी बाद भारतीयों ने अपने लिए मरना सीखा। इसमें आयरलैंड और रूस के शहीदों के उदाहरणों से हमें भारी मदद मिली। इसलिए इसकी जड़ को भी सिर्फ भारत के भीतर ही ढूंढना क्या गलत न होगा? जरूर, वस्तुतः दुनिया एक दूसरे से नती हुई है। शंकर, किसी क्रांतिकारी आंदोलन की ताकत निर्भर करती है 2 बातों पर, उसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति तथा उदाहरणों से कितनी प्रेरणा मिल रही है और देश में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी वर्ग उसमें कहाँ तक भाग ले रहे हैं। पहले शक्ति स्रोत का सब कुछ उदाहरण दे चुका। दूसरे शक्ति स्रोत है कमकर किसान जनता। क्रांति की लड़ाई वही लड़ सकता है
जिसके पास हारने के लिए कम से कम चीज हो। सकीना के अदर राग इस बंगले और बाप की तालुकदारी के गांव के हाथ से निकल जाने का जिसको डर हो वो क्रांति का सैनिक नहीं बन सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि क्रांति का वाहक साधारण जनता ही हो सकता है। मैं सहमत हूं। अच्छा, तो आज इस जनता में जो उत्तेजना है उसे जान रहे हो, और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से क्या प्रेरणा मिल रही है, इसकी ओर भी ध्यान दो। पिछला महायुद्ध दुनिया में भारी आग लगा गया है। वो युद्ध था ही साम्राज्यवाद की उपज पूंजी और तैयार माल के लिए रक्षित बाजार को पकड़े रखने या छीनने का परिणाम। जर्मनी ने नए उपनिवेश लेने चाहे और धरती बंट चुकी थी, इसलिए उन्हें लड़कर ही छीना जा सकता था। इसीलिए उपनिवेशों के मालिकों इंग्लैंड और फ्रांस से जर्मनी की ठन गई। खैर, जर्मनी उसमें असफल रहा, लेकिन साथ ही साम्राज्यवाद की नींद में जबरदस्त खलल डालने वाला एक और दुश्मन तैयार हो गया। यानी साम्यवाद चीजें नफा के लिए नहीं बल्कि मानव वंश को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए पैदा की जाए। मशीन में सुधार होता है, फैक्ट्री बढ़ता है, माल ज्यादा पैदा होता है और उनके लिए ज्यादा बाजार की जरूरत होती है। फिर उससे खरीदने के लिए हाथ में पैसे की जरूरत होती है, जिसके लिए हर खरीदार को पूरा वेतन मिलना चाहिए। जितना ही हाथ में पैसा कम रहेगा उतना ही माल खरीदा नहीं जाएगा, उतना ही माल बाजार में या गोदाम में पड़ा रहेगा। मंदी होगी, उतना ही माल को कम पैदा करना होगा, उतने ही कारखाने बंद रहेंगे, उतने ही मजदूर बेकार होंगे, उतना ही उनके पास माल खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा। फिर माल क्या खाक खरीदेंगे, फैक्ट्री का धूल चलेगी। साम्यवाद कहता है नफा का ख्याल छोड़ो, अपने राष्ट्र या सारे संसार को एक परिवार मानकर उसके लिए जितनी आवश्यकताएं हो उन्हें पैदा करो। हर एक से उसकी क्षमता के अनुसार काम लो और हर एक को उसकी आवश्यकता के मुताबिक जीवन उपयोगी सामग्री दो। हाँ, जब तक आवश्यकता पूरी करने भर के लिए कल कारखाने और कारीगर इंजीनियर न हो तब तक काम के अनुसार दो, और यह तभी हो सकता है जबकि वैयक्तिक संपत्ति का अधिकार न भूमि पर रहे न फैक्ट्री पर, अर्थात सारे उत्पादन के साधनों पर उस महापरिवार का अधिकार हो। कल्पना सुंदर है। यह अब कल्पना ही नहीं है शंकर। दुनिया के छठे हिस्से रूस पर 7 नवंबर सन 1917 ईस्वी में साम्यवादी सरकार कायम हो चुकी है। आज भी पूंजीवादी दुनिया मानवता की उस एकमात्र आशा को मिटाना चाहती है, किंतु पहली जबरदस्त परीक्षा में सोवियत सरकार उत्तीर्ण हो चुकी है। हाँ, फ्रांस अमेरिका के पूंजीपतियों की मदद से हंगेरी में 6 मार्च अगस्त सन 1916 ईस्वी के बाद वहां से सोवियत शासन को खत्म कर दिया गया। सोवियत रूस की मजदूर किसान सरकार का अस्तित्व दुनिया के लिए भारी प्रेरणा है, और जिन शक्तियों ने सोवियत शासन को कायम किया वो हर मुल्क में काम कर रही है। लड़ाई बंद होने के साथ अंग्रेजों ने रोलट कानून पास करने की जल्दी क्यों की? उसी विश्व की क्रांतिकारिणी शक्ति को कुंठित करने के लिए। फिर सोचिए ना, वो क्रांतिकारी शक्ति दुनिया को उलटने के लिए भूमंडल के कोने कोने में दौड़ती। न अंग्रेज रोलट कानून बनाते, न रोलट कानून बनता, और न गांधी उसके विरुद्ध जनता को उठाने के लिए आवाज लगाते, और न छिपा हुआ दावानल सन 1857 के बाद फिर आ सकता। इसीलिए मैंने कहा कि हम बिल्कुल एक नए क्रांतिकारी युग में दाखिल हो रहे हैं। तो आपका ख्याल है गांधी क्रांतिकारी नेता हैं? जो गांधी गोखले जैसे नर्मदली नेता को अपना गुरु मानते हैं, वो कैसे क्रांतिकारी नेता बन सकते हैं सफू भाई? गांधी की तमाम बातों और उनके तमाम विचारों को मैं क्रांतिकारी नहीं मानता शंकर। क्रांतिकारी शक्ति के स्रोत साधारण जनता का जो उन्होंने आह्वान किया है, मैं उतने अंश में उनके इस काम को क्रांतिकारी कहता हूँ। उनकी धर्म की दुहाई खिलाफत की खासकर को मैं सरासर क्रांति विरोधी चाल समझता हूँ। उनके कलों मशीनों को छोड़ पीछे की ओर लौटने को भी मैं प्रतिगामिता समझता हूँ। उनके स्कूलों कॉलेजों को बंद करने की बात को भी मैं इसी कोटि में रखता हूँ। तुम्हारा बेटा जीवे सफू भैया, मेरी तो सांस टंगने लगी है। जब तुम गांधी की प्रशंसा में आगे बढ़ रहे थे, मैंने सोचा था कहीं स्कूल कॉलेजों को शैतान का कारखाना तुम भी तो नहीं कहने जा रहे हो। शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण हो सकती है शंकर, किंतु आज के स्कूलों कॉलेजों से हमें साइंस का परिचय होता है, जिसके बिना आज मनुष्य मनुष्य नहीं रह सकता। हमारी मुक्ति जब भी होगी उसमें साइंस का खास हाथ होगा। दिन दिन बढ़ती मानव जाति की भविष्य की समृद्धि उसी साइंस पर निर्भर है। इसलिए साइंस को छोड़कर पीछे हटना आत्महत्या है। स्कूलों कॉलेजों को बंद कर चरखे कर्चे की पाठशालाएं कायम करना बिल्कुल अंधकार युग की ओर खींचने की चेष्टा है। क्रांति सैनिक बनने के लिए विद्यार्थियों का आह्वान करना बुरा नहीं है, इससे तो तुम भी मानोगे शंकर। जरूर। और दूसरे बायकट, कचहरियों का बायकट, ठीक इसके द्वारा हम अपने विदेशी शासकों को अपनी क्षमता और रोष दिखलाते हैं।
विलायती माल का बायकट भी अंग्रेजी बनियों के मुंह पर जबरदस्त चपत है और इससे हमारे स्वदेशी उद्योग धंधे को मदद मिलेगी। तो सप्फू भाई, मैं देखता हूं तुम बहुत दूर तक चले गए हो। अभी नहीं, अब जाना चाहता हूं। जाना चाहते हो? पहले ये बताओ, हम क्रांति युग से गुजर रहे हैं कि नहीं? मैंने तुमसे कितने ही सवाल पूछने ही के लिए पूछे सप्फू भाई। नहीं तो जिस दिन से रूसी क्रांति की खबर मुझे मिली तब से ही मैंने ढूंढ ढूंढ कर साम्यवादी साहित्य को पढ़ना और उससे भी ज्यादा अपनी समस्याओं पर साम्यवादी दृष्टि से विचार करना शुरू किया। मैं समझता हूं भारत और विश्व के कल्याण का यही रास्ता है। मैं अभी तक सिर्फ इस संदेह में पड़ा हुआ था कि गांधी का असहयोग उस महान उद्देश्य में साधक होगा या नहीं, किंतु जैसे ही तुमने क्रांतिवाहक जनता की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया वैसे ही मेरा संदेह दूर हो गया। मैं गांधी को क्रांति का योग्य वाहक नहीं समझता सप्फू भैया। तुमसे साफ कहूं, किंतु जनता को मैं मानता हूं। सन 1857 ईस्वी में पदच्युत सामंतों ने चर्बी, कारतूस और धर्म खतरे में की झूठी दुहाई देकर जनता के जबरदस्त हिस्से को खींचा था, किंतु अब जनता रोटी के सवाल पर खींची जा रही है। मैं समझता हूं दुहाई ठीक है, क्रांति का रव ठीक है, और गांधी पीछे यदि अपने वास्तविक रूप में भी आएंगे तो भी मैं समझता हूं क्रांति के चक्र को उलट नहीं सकेंगे। इसीलिए मैं निश्चय कर रहा हूं क्रांति की सेना में दाखिल होना, असहयोगी बनने का। इतनी जल्दी करनी होती तो मैं बहुत पहले मैदान में उतरा होता। बहुत सोचते समझने के बाद और आज तुम्हारी राय लेकर मैं इस निश्चय को प्रकट कर रहा हूं। सफ्दर के गंभीर चेहरे से जिस वक्त ये शब्द निकल रहे थे उस वक्त शंकर की दृष्टि कुछ दूर हो गई थी। उन्हें चुप देख सफदर ने फिर कहा, अजीजम, तुम सोच रहे होगे अपनी भाभी के अधर राग को, उसकी रेशमी साड़ी की मखमली गुरगाबी को, अथवा इस बंगले और खानसामों को। मैं सकीना पर जोर न दूंगा। वो चाहे जैसी जिंदगी पसंद करे। उसके पास अपनी भी जायदाद है और ये बंगला, अपने कितने गांव तथा कुछ नकद भी हैं। मेरे लिए वो कोई आकर्षण नहीं रखते। उसकी इच्छा चाहे जिस तरह की जिंदगी पसंद करे। मैं भाभी और तुम्हारी ही बात नहीं सोच रहा था अपने बारे में। मेरे रास्ते में जो मानसिक रुकावट थी वो भी दूर हो गई। आओ हम दोनों भाई साथ ही क्रांति के पथ पर उतरे। डबडबाई आंखों से सफदर ने कहा, ऑक्सफोर्ड में शंकर, तुम्हारे लिए मैं तरसता था। अब मैं फांसी के तख्ते पर भी हंसते हंसते चढ़ जाऊंगा। सकीना ने आकर खाने का पैगाम दिया। मजलिस बर्खास्त हुई। अध्याय 2। उसी रास्ते सकीना ने सफदर के चेहरे को ज्यादा उत्फुल्ल देखा था, किंतु वो यही समझती थी कि वो देवर शंकर के साथ बातचीत का परिणाम है। सफदर के लिए सबसे मुश्किल था अपने निश्चय को सकीना तक पहुंचाना। वैसे सफदर भी लाड़ प्यार में पले थे, किंतु वो गांव के रहने वाले थे और नंगी गरीबी को सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देखते देखते वो अपने में विश्वास रखते थे कि जिस परीक्षा में वो अपने को डालने जा रहे हैं उसमें उत्तीर्ण होंगे। किंतु सकीना की बात दूसरी थी। वो शहर के एक रईस के घर में पली थी। उसके लिए कहा जा सकता था, सिए न दिनह पग अवनी कठोरा। इतबार को भी सफदर हिम्मत नहीं कर सके। सोमवार को चीफ कोर्ट में वो अपने कुछ नजदीक दोस्तों को भी जब अपने निश्चय को सुना चुके तो सकीना को निश्चय सुनाना उनके लिए लाजिमी हो उठा। उस रात को उन्होंने लखनऊ में मिलने वाली सर्वश्रेष्ठ शैंपेन मंगवाई थी। सकीना ने समझा कि आज कोई और दोस्त आवेगा, किंतु जब उन्होंने खाने के बाद बैरा को शैंपेन खोलकर लाने को कहा तो सकीना को कुछ कौतूहल हुआ। सफदर ने सकीना के ओठों में शैंपेन के प्याले को लगाते हुए कहा, प्यारी सकीना, मेरे लिए यह तुम्हारा अंतिम प्रसाद होगा। शराब छोड़ रहे हो प्रियतम? हाँ प्यारी, और भी बहुत कुछ, किंतु तुम्हें नहीं। अब से तुम ही मेरी शराब रहोगी। तुम्हारे सौंदर्य को पीकर ही मेरी आंखें सुर्ख हो जाया करेंगी। सकीना के चेहरे को उदास पड़ते देख फिर कहा, प्यारी सकीना, अभी हम लोग इस शैंपेन को खत्म करें, हमें और भी बातें करनी है। सकीना को शराब में लुत्फ नहीं आई। यद्यपि सफदर ने उमर खयाम की कितनी ही रुआइयां उसके प्यालों पर खर्च की। नौकर चाकर चले गए और अब सकीना सफदर के पास आकर किसी अनिष्ट की आशंका से सिकुटी जाती सी लेट रही। तब सफदर ने अपनी जबान खोली, प्यारी सकीना, मैंने एक बड़ा निश्चय कर डाला है। यद्यपि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं कि ऐसे निश्चय करने में मुझे तुम्हें भी बोलने का मौका देना चाहिए था। मैंने ऐसा अपराध क्यों किया, इसे तुम आगे की बात से समझ जाओगी।
संक्षेप में वो निश्चय है, मैं अब देश की स्वतंत्रता का सैनिक बनने जा रहा हूं। सकीना के हृदय पर यह शब्द वज्र जैसे पड़े। इसमें संदेह नहीं, और इसीलिए वो मुंह से कुछ बोल न सकी। उसे चुप देखकर सफ्दर ने फिर कहा, किंतु प्यारी सकीना, तुम्हारे लड़कपन से सुख के जीवन को देखते हुए मैं तुम्हें कांटों में घसीटना नहीं चाहता। सकीना को मालूम हुआ उसके हृदय पर एक और जबरदस्त चोट लगी, जिससे पहली चोट उसे भूल गई, और उसका जागृत आत्मसम्मान एकाएक उसके मुंह से कहला गया, प्रियतम, क्या तुमने सचमुच मुझे इतना आराम तलब समझा है कि तुम्हें कांटों पर घिसटते देख मैं पलंग पर बैठना चाहूंगी? सफदर, यदि मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है तो वो मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाने में मेरी सहायता करेगा। मैंने अगरबत्तियां बहुत खर्च की, मैंने अपने समय का बहुत सा हिस्सा बनाव श्रृंगार में लगाया, मैंने कठोर जीवन से परिचय प्राप्त करने का कभी प्रयत्न नहीं किया, किंतु सफदर, मेरे तुम ही सब कुछ हो। इसीलिए नहीं कि मैं तुम पर भार हूं, बल्कि इसलिए मैं कह रही हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, और जैसे तुमने इस जीवन में पथ प्रदर्शन किया वैसे ही आने वाले जीवन में भी पथ प्रदर्शन करना। सफ्दर को इतनी आशा न थी, यद्यपि वो जानती थे कि सकीना का संकल्प बहुत दृढ़ होता है। सफ्दर ने फिर कहा, मैंने नए मुकदमे लेने बंद कर दिए हैं, पुराने में से भी कितनों को दूसरों के सुपुर्द करने जा रहा हूं। मुझे आशा है इसी हफ्ते में कचहरी से मुझे छुट्टी हो जाएगी। एक बात और सुनाऊं सकीना, शंकर भी मेरे साथ कूद रहे हैं। शंकर? सकीना ने विस्मय से कहा। शंकर रत्न है सकीना, रत्न। मेरे साथ वो दुनिया के छोर तक जाता। ऑक्सफोर्ड में मैं बराबर उसकी याद करता रहा। लेकिन सफ्दर, शंकर की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। उसने कुर्बानी के जीवन को स्वयं अख्तियार कर रखा है सकीना। जानबूझकर वो वहां से टस से मस नहीं हुआ, नहीं तो वो अच्छा वकील हो सकता था, अपने महकमे में भी तरक्की कर सकता था। उसके 2 बच्चों के मरने पर तो मैं बहुत रोई थी, किंतु अब समझती हूँ 4 में से 2 का बोझ कम होना अच्छा ही हुआ। और चंपा, शंकर के इस निश्चय को कैसी लेगी सकीना? वो आंख मूंद कर स्वीकार करेगी। उसने मुझे तुम्हारा प्रेम सिखलाया सफू। हमें अपने भविष्य के रहन सहन के बारे में भी तो तय करना है। तुमने तो अभी कहा, सोचने का अवसर कहाँ पाया? तुम ही बतलाओ। हमारे गांव की दाई शरीफन और मंगर को छोड़कर बाकी सारे नौकरों को महीने की तनख्वाह इनाम में देकर विदा कर देना होगा। ठीक। दोनों मोटरों को बेच देना होगा। बिल्कुल ठीक। 1-2 चारपाई और कुछ कुर्सियों के सिवाय घर के सभी सामान को बटवा या नीलाम कर देना होगा। यह भी ठीक। लाटूस रोड पर जो खाला की हवेली हमें मिली है उसी में हमें चलकर रहना होगा और इस बंगले को किराए पर लगा देना होगा। बहुत अच्छा। और तो कोई बात याद नहीं पड़ रही है। मेरे कपड़े, विलायती कपड़े। गांधी के असहयोग में दाखिल हो रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ मैं इन्हें जलाने के पक्ष में नहीं हूँ, खासकर जबकि विलायती कपड़ों की होली काफी जलाई जा चुकी है। लेकिन मेरा खद्दर का कुर्ता और पायजामा सिलकर परसों ही आ रहा है। बड़े खुदगर्ज हो सफू। खद्दर की भारी भरकम साड़ी पहनोगी सकीना? मैं तुम्हारे साथ दुनिया के अंत तक चलूंगी। और इन कपड़ों को? यही समझ में नहीं आता। यदि नीलाम में बिक जाते तो उसी दाम से गरीबों के लिए कपड़े खरीद कर बांट देती। खैर, बांट बूट की कोशिश करूंगी। अध्याय 3। सफ्दर जैसे उदीयमान बैरिस्टर के इस महात्याग का चारों ओर बखान होने लगा। यद्यपि खुद सफ्दर इसके लिए अपने से ज्यादा शंकर को मुस्तहक समझते थे। अक्टूबर और नवंबर भर सफ्दर को घूमकर लोगों में प्रचार करने का मौका मिला था। कितनी ही बार उनके साथ सकीना और कितनी ही बार शंकर भी रहते थे। उनका मन गांव में ज्यादा लगता था, क्योंकि उनका विश्वास जितना गांव के किसानों और श्रमिकों पर था उतना शहर के पढ़े लिखों पर नहीं। लेकिन हफ्ते के भीतर ही उन्हें पता लगा कि उनकी फसीह उर्दू का चौथाई भी लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा है। शंकर ने शुरू ही से आइन गईन में व्याख्यान देना शुरू किया था, जिसके असर को देख सफ्दर ने अवधी में बोलने का निश्चय किया। पहले उनकी भाषा में किताबी शब्द ज्यादा आते थे, किंतु अपने परिश्रम और शंकर की सहायता से 2 महीने बीतते बीतते उन्हें अवधी के बहुत भूले और नए शब्द याद हो गए और ग्रामीण जनता उनकी एक एक बात को झूम झूम कर सुनती। दिसंबर सन 1920 ईस्वी के पहले सप्ताह में अपने यहाँ के बहुत से राष्ट्रकर्मियों की भांति शंकर के साथ सफदर भी साल भर की सजा पा फैजाबाद जेल में भेज दिए गए।
चंपा और सकीना उसके बाद भी काम करती रहीं, किंतु उन्हें नहीं पकड़ा गया। जेल में जाने पर सफदर नियम से 1 घंटा चरखा चलाते थे। जो लोग उनके गांधी विरोधी राजनीतिक विचारों को जानते थे उनके चरखे पर कटाक्ष करते थे। सफदर का कहना था, विलायती कपड़े के बायकट को मैं एक राजनीतिक हथियार समझता हूँ, और साथ ही मैं यह भी जानता हूँ कि हमारे देश में अभी पर्याप्त कपड़ा तैयार नहीं होता, इसलिए हमें कपड़ा भी पैदा करना चाहिए। किंतु जिस वक्त देश में मिल पर्याप्त कपड़ा तैयार करने लगे उस वक्त भी चरखा चलाने का मैं पक्षपाती नहीं हूँ। जेल में बैठे ठाले लोगों की संख्या ही ज्यादा थी। ये लोग गांधी जी के साल भर में स्वराज्य के वचन पर विश्वास कर बैठे हुए थे और समझते थे जेल में आ जाने के साथ ही उनका काम खत्म हो गया। अभी तक गांधीवाद ने पाखंड, धोखा और दिखलावे का ठेका नहीं दिया था, इसलिए कह सकते थे कि असहयोगी कैदियों में ईमानदार राष्ट्रकर्मियों की ही संख्या ज्यादा थी। तो भी सफदर और शंकर को यह देखकर क्षोभ होता था कि उनमें अपने राजनीतिक ज्ञान के बढ़ाने की ओर शायद ही किसी का ध्यान हो। उनमें से कितने ही रामायण, गीता या कुरान पढ़ते, हाथ में सुमिरनीले नाम जपते, कितने सिर्फ ताश और शतरंज में ही अपना सारा समय खत्म कर देते। एक दिन गांधीवादी राजनीतिक दिग्गज विद्वान विनायक प्रसाद से सफदर की छीड़ गई। शंकर भी उस वक्त वहीं थे। विनायक प्रसाद ने कहा, अहिंसा का राजनीति में इस्तेमाल गांधी जी का महान आविष्कार है और ये अमोघ हथियार है। हमारी वर्तमान स्थिति में वो उपयोगी हो सकता है, किंतु अहिंसा कोई अमोघ बमोघ हथियार नहीं है। दुनिया में जितने अहिंसक पशु हैं वही ज्यादा दूसरे के शिकार होते हैं। पशु में न हो, किंतु मनुष्य में अहिंसा का एक अद्भुत बल का संचार करती है। राजनीतिक क्षेत्र में कोई इसका उदाहरण नहीं है। नया आविष्कार का उदाहरण नहीं हुआ करता, नया आविष्कार भी नहीं है। शंकर ने कहा, बुद्ध, महावीर आदि कितने ही धर्म उपदेशकों ने इस पर जोर दिया है, किंतु राजनीतिक क्षेत्र में नहीं। तो सफदर बोले, राजनीतिक क्षेत्र में इसकी उपयोगिता जो कुछ बढ़ गई है वो इसलिए कि आज मानवता का तल कुछ ऊंचा उठ गया है और अखबारों में निहत्तों पर गोली चलाने को लोग बहुत बुरा समझते हैं। अंग्रेज जलियांवाला में गोली चलाकर इसके परिणाम को देख चुके हैं। तो आप समझते हैं हमारा ये अहिंसा तक असहयोग स्वराज्य के लिए काफी नहीं है। पहले आप स्वराज्य की व्याख्या करें। आप भी तो स्वराज्य के युद्ध में आए हैं। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूं कमाने वालों का राज्य, केवल कमाने वालों का। तो आपके स्वराज्य में तन मन धन से सहायता करने वाले, कष्ट सहकर जेल आने वाले शिक्षितों, सेठों, तालुकदारों का कोई अधिकार नहीं रहेगा। पहले तो आप देख रहे हैं कि सेठों, तालुकदारों को अमन सभा बनाने से ही फुर्सत नहीं है। वो बेचारे जेल क्यों आने लगे? और यदि कोई आया हो तो उसे कमाने वाले के स्वार्थ से अपने स्वार्थ को अलग नहीं रखना चाहिए। शंकर और सफदर बराबर पुस्तकों के पढ़ने तथा देश की आर्थिक सामाजिक समस्याओं पर मिलकर विचार किया करते थे। पहले तो दूसरे उनकी बातों को कम सुनने के लिए तैयार थे, किंतु जब 31 दिसंबर सन 1921 ईस्वी की आधी रात भी बीत गई और जेल का फाटक नहीं खुला तो उन्हें निराशा हुई और अब चौरी चौरा में आतंकित, उत्तेजित जनता द्वारा चंद पुलिस के आदमियों के मारे जाने की खबर सुनकर गांधी जी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया। तो कितने ही लोग गंभीरता से सोचने पर मजबूर हुए और वे कुछ आगे चलकर सफदर और शंकर की इस राय से सहमत हुए। क्रांति का शक्ति स्रोत सिर्फ जनता है, गांधी का दिमाग नहीं। गांधी ने जनता की शक्ति के प्रति अविश्वास प्रकट कर अपने को क्रांति विरोधी साबित किया। खंड 20 सुमेर। काल 1942 ईस्वी। अध्याय 1। अगस्त 1941 का महीना था। अब की वर्षा बहुत जोर से हो रही थी और कितनी ही बार, कितने ही दिनों तक सूर्य का दर्शन नहीं होता था। पटना में गंगा बहुत बढ़ गई थी और हर वक्त बांध तोड़कर उसके शहर के भीतर आने का डर बना रहता था। ऐसे समय बांध को चौकसी की भारी जरूरत होती है और पटना के तरुणों ने, जिनमें छात्रों की संख्या अधिक थी, बांध की रखवाली का जिम्मा अपने ऊपर लिया था। सुमेर पटना कॉलेज के MA प्रथम वर्ष का छात्र था। उसकी ड्यूटी दीघा घाट के पास थी। आज आधी रात को मालूम हुआ कि गंगा बढ़ती जा रही है। सवेरे भी उसका बढ़ना रुका नहीं था और बांध की बारी एक बीते से भी कम पानी से ऊपर थी। लोगों में भारी आतंक छाया हुआ था और हजारों आदमी जहां जहां कुदाल टोकरी लिए खड़े थे। यद्यपि इसमें संदेह था कि ईंट के बांध को वो एक अंगुल भी ऊंचा कर सकते। सुमेर भी सवेरे ही से
बहुत चिंतित वो बांध पर टहल रहा था। दोपहर को पानी धीरे धीरे उतरने लगा। चिंता के मारे दबे जाते सुमेर के दिल को कुछ सांत्वना मिली। अपने पास वाले हिस्से में सुमेर ने एक और सौम्य मूर्ति को बांध की रखवाली करते कितनी ही बार देखा था, और कभी कभी उसे इच्छा भी हुई थी कि उससे बात करे, किंतु बाढ़ की चिंता ने इधर इतना परेशान कर रखा था कि उससे बात छेड़ने की हिम्मत न हुई। आज जब बाढ़ उतरने लगी और आकाश में बादल भी फटने लगे, सुमेर को अपने पड़ोसी प्रहरी को सामने देख बात करने की इच्छा हो आई। दोनों में एक का रंग गेहुआ, दूसरे का काला था, किंतु कद एक सा ही मझोला। उम्र में जहां सुमेर 21 साल का छरहरा जवान था, वहां दूसरा 40 साल का ढीला ढाला कुछ स्थूल शरीर का आदमी मालूम होता था। सुमेर के शरीर पर खाकी हाफ पैंट, उल्टे कॉलर की खाकी हाफ शर्ट, कंधे पर बरसाती, पैर में रबर की काली गुरगाबी थी। उसके साथी के बदन पर खद्दर की सफेद धोती, वैसा ही कुर्ता, गांधी टोपी और एक कंबल था। पैर नंगा था। सुमेर और आगे बढ़ गया और मुंह पर हंसी की रेखा लाकर बोला, शुक्र है आज बाढ़ उतर रही है और बादल भी फट रहा है। हाँ, हम लोग कितने चिंतित थे। मैंने एक बार पढ़ा था कि आज से 2500 वर्ष पूर्व जब पाटलिपुत्र पटना बसाया जा रहा था, तो गौतम बुद्ध ने और तरह से इसे समृद्ध नगर होने की बात करते हुए पाटलिपुत्र के 3 शत्रु बतलाए थे, आग, पानी और आपस की फूट। तो आप इतिहास के विद्यार्थी हैं? विद्यार्थी तो मैं राजनीति का हूं, किंतु इतिहास में भी शौक है, खासकर मूल के अनुवादों के पढ़ने का। हाँ, पानी शत्रु को तो हम आज कई दिन से देख ही रहे हैं, और आग का भय उस वक्त रहा होगा जबकि पाटलिपुत्र के मकान अधिकतर लकड़ी के बनते रहते होंगे। साल के जंगलों की अधिकता के वक्त ये होना ही था। और फुट ने तो सारे भारत की लक्ष्मी को बर्बाद कर दिया। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सुमेर है। मैं पटना कॉलेज के 5म वर्ष का विद्यार्थी हूँ। और मेरा नाम राम बालक ओझा है। मैं भी एक वक्त पटना कॉलेज का विद्यार्थी रह चुका हूँ, किंतु उससे 20 साल से ऊपर हुए। एक मित्र ने जोर दिया, नहीं तो मैं MA किए बिना ही असहयोग कर रहा था। खैर, वैसा होने पर भी मुझे अफसोस न होता। मुझे इन वर्षों में साफ मालूम होने लगा है कि ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई अनर्थकारी विद्या है। तो आपने वो विद्या भुला दी होगी। करीब करीब बिल्कुल भूल जाती। मैं कोरी सलेट हो जाता तो कितना अच्छा होता। उस वक्त मैं सच्चाई को अच्छी तरह पकड़ पाता, अर्थात बुद्धि के नहीं बल्कि श्रद्धा के पथ पर आंख मूंद कर आरूढ़ होते। श्रद्धा के पथ को आप बुरा समझते हैं सुमेर बाबू? मैं बाबू नहीं हूँ ओझा जी। मैं एक साधारण चमार का लड़का हूँ। मेरे घर में एक धूर भर भी जमीन नहीं है थी, किंतु जमींदार ने जबरदस्ती दखल कर वहां अपना बगीचा बनवा लिया। माँ कूट पीस कर अब भी पेट पालती है। मुझे पहले एक सज्जन की कृपा, फिर स्कॉलरशिप यहाँ तक लाई। इस तरह आप समझ सकते हैं कि मैं बाबू शब्द का मुस्तहक नहीं हूँ। आदत बस समझिए सुमेर जी। लेकिन मुझे आपका जो परिचय अभी मिला है उससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। जानते हैं, गांधी जी के एक शिष्य को, हरिजन तरुण को इस प्रकार संग्राम करते देख कितना आनंद होता होगा। ओझा जी, मैं आपसे और बातें करना चाहता हूँ, और स्नेह के साथ। इसलिए यदि आप मेरे मतभेद को पहले से ही जान लें तो मैं समझता हूँ अच्छा होगा। मैं हरिजन नाम से सख्त घृणा करता हूँ। मैं हरिजन पत्र को पुराणपंथी भारत को अंधकार युग की ओर खींचने वाला पत्र समझता हूँ, और गांधी जी को अपनी जाति का जबरदस्त दुश्मन। आप अपनी जाति पर गांधी जी का कोई उपकार नहीं मानते। उतना ही उपकार मानता हूं जितना मजदूर को मिल मालिक का मानना चाहिए। गांधी जी मालिक बनने के लिए नहीं कहते। जमींदारों, पूंजीपतियों, राजाओं को वली संरक्षक, गार्जियन कहने का दूसरा क्या अर्थ हो सकता है? गांधी जी का हमारे साथ प्रेम इसलिए है कि हम हिंदुओं में से निकल न जाएं। पूना में आमरण अनशन इसीलिए किया था कि हम हिंदुओं से अलग अपनी सत्ता न कायम कर लें। हिंदुओं को 1000 वर्षों से सस्ते दासों की जरूरत थी, और हमारी जाति ने उसकी पूर्ति की। पहले हमें दास ही कहा जाता था। अब गांधी जी हरिजन कहकर हमारा उद्धार करने की बात करते हैं। शायद हिंदुओं के बाद हरि ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। आप खुद समझ सकते हैं, ऐसे हरि का जन बनना हम कब पसंद करेंगे? तो आप भगवान को भी नहीं मानते। किस उपकार पर? हजारों वर्षों से हमारी जाति पशु से भी बदतर, अछूत, अपमानित समझी जा रही है, और उसी भगवान के नाम पर जो हिंदुओं की बड़ी जातियों की जरा जरा सी बात पर अवतार लेता रहा, रथ हाँकता रहा, किंतु सैकड़ों पीढ़ियों से हमारी स्त्रियों की इज्जत बिगाड़ी जाती रही। हम बाजारों में, सोनपुर के मेले में पशुओं की तरह बिकते रहे। आज भी गाली मार खाना,
भूखे मरना ही हमारे लिए भगवान की दया बतलाई जाती है। इतना होने पर भी जिस भगवान के कान पर जूं तक नहीं रेंगी उसे माने हमारी बला। तो आप डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते को पसंद करते होंगे। गलत। डॉक्टर अंबेडकर भुक्तभोगी हैं। मुझे भी प्रथम द्वितीय वर्ष में हिंदू लड़कों ने हॉस्टल में नहीं रहने दिया, किंतु मैं अंबेडकर के रास्ते और कांग्रेसी अछूत नेताओं के रास्ते में कोई अंतर नहीं देखता, और मेरी समझ में वो रास्ता गांधी बिड़ला बजाज रास्ते में भी मिल जाता है। उसका अर्थ है अछूतों में से भी कुछ 5-5, 6-6 हजार महीना पाने वाले बन जाएं। अछूतों में भी बिड़ला बजाज नहीं तो हजारी मल ही बन जाएं। अछूतों के पास यदि 1-2 देसी रियासतें नहीं तो 1-2 छोटी मोटी जमींदारियां ही आ जाएं, मगर इससे 10 करोड़ अछूतों की दयनीय दशा दूर नहीं की जा सकती। तो आपका मतलब है शोषण बंद होना चाहिए। हाँ, गरीबों की कमाई पर मोटे होने वाले का भारतों में नामो निशान यदि न रहे तभी हमारी समस्या हल हो सकती है। गांधी जी इसीलिए तो हाथ के कपड़े, हाथ के गुड़, हाथ के चावल, सभी हाथ की चीजों के इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं। हाँ, बिड़ले और बजाजों के रुपये के बल पर जब खादी संघ को 1-2 लाख का घाटा होता तो कोई सेठ उठकर चेक काट देता है कि यदि यकीन होता है कि गांधी के चरखे करघे से उनकी मिलें बंद हो जाएंगी और मोती के हार और रेशम की साड़ियां सपना हो जाएंगी, तो याद रखिए ओझा जी, कोई भी सेठ सेठानी गांधी जी की आरती उतारने न जाते। तो आप गांधीवादियों को दलाल समझते हैं? मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जो कुछ कोर कसर थी उसे उन्होंने घरफोंक नीति के विरुद्ध हिंदुस्तानी सेठों के हुआ में शामिल हो पूरा कर दिया। तो आप चाहते हैं जहां जापानी पैर रखने वाले हो वहां के कल कारखानों को जलाकर खाक कर दिया जाए। भारतीयों ने कितने संकट, कितने श्रम के साथ ये कारखाने कायम किए, जरा आप इस पर भी विचार कीजिए सुमेर जी। मैंने संकट और श्रम पर विचार किया है और इस पर भी कि गांधीवादी मशीनों के अस्तित्व को एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं करने की बात करते रहे हैं। साथ ही ये भी जानता हूं सेठ लोग चाहते हैं कि हमारे कारखाने सुरक्षित ही जापानियों के हाथों में चले जाएं। जापानी पूंजीवाद के जबरदस्त समर्थक हैं। जापानी रेडियो को सुनकर सेठों को विश्वास है कि जापानी शासन में कारखाने के मालिक वही रहेंगे। यह छोड़ बतलाइए उनके दिल में और कौन से उच्च आदर्श के निमित्त त्याग भाव छलछला आया है। देश की अर्जित संपत्ति की वो रक्षा करना चाहते हैं। ओझा जी, मत जले पर नमक छिड़किए। सेठों को देश की संपत्ति का नहीं अपनी संपत्ति का ख्याल है। उनके लिए देश चाहे चूल्हा भाड़ में, वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा नाफा कमाना। मजदूरों की 4 पैसा मजदूरी बढ़ाने की जगह जो लोग हड़तालियों को मोटर से कुचलवा देते हैं, उनके लिए देश की संपत्ति के अर्जन रक्षण की बात न कीजिए। यदि उनके बारे में ये मान भी लिया जाए तो गांधी जी की ईमानदारी पर तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए। मैं ईमान को आदमी के काम से, उसके वचन से तौलता हूँ। मैं गांधी जी को दूध पीने वाला बच्चा नहीं मानता। इंडूज के फंड के लिए उन्हें 5 लाख की जरूरत थी। 5 ही दिन में बंबई के सेठों ने गांधी जी के चरणों में 7 लाख अर्पित कर दिए। सेठों का जितना बड़ा काम वो कर रहे हैं, उनके लिए इंग्लैंड अमेरिका के सेठ 7 करोड़ की थैली पेश कर सकते थे। ये तो अत्यंत सस्ता सौदा रहा। इनका मतलब है रिश्वत। सेठ भगवान को भी कुछ चढ़ाते हैं तो सिर्फ उसी ख्याल से उनके द्वार पर लाभ शुभ लिखा रहता है। तो चरखे करघे को आप शोषण का शत्रु नहीं मानते, उल्टा मैं उन्हें शोषण का जबरदस्त पोषक मानता हूं। तब तो मिल को भी आप शोषण का शत्रु समझते होंगे। सुनिए भी तो, मैं क्या शोषक मानता हूं। दुनिया जिस तरह पत्थर के हथियारों को छोड़कर बहुत आगे चली आई है, उसी तरह चरखे करघे से भी बहुत आगे चली आई है। मैंने पटना म्यूजियम में 1000 वर्ष पुरानी तालपत्र पर लिखी पुस्तकें देखी है। उस वक्त सेठों के बही खाते तथा नालंदा के विद्यार्थियों की पुस्तकें और नोटबुकें इसी तालपत्र पर लिखी जाती थीं। गांधी जी 7 जन्म तक कहते रहे जाएं, लौट चलो तालपत्र के युग में, मगर दुनिया टीटागढ़ के कागज, मोनोटाइप, रोटरी छापे खाने के युग से लौटकर तालपत्र के युग में नहीं आएगी। न जाने में ही उसका कल्याण है, क्योंकि इससे सेवाग्राम की भजनावली के फैलने में भले ही दिक्कत न हो, किंतु हर एक व्यक्ति को शिक्षित सो भी आज तक के अर्जित ज्ञान विज्ञान में देखना असंभव होगा। फासिस्ट लुटेरों के टैंकों, हवाई जहाजों, पनडुब्बियों, गैसों के मुकाबले में यदि गांधी जी पत्थर के हथियारों की ओर लौटने की कोई बात करें तो इससे रत्ती भर अकल रखने वाली जाति भी नहीं मान सकेगी, क्योंकि वो सीधी आत्महत्या होगी। तो आप अहिंसा के महान सिद्धांत को भी नहीं मानते। गांधी जी की अहिंसा खुदा बचाए उससे।
जो अहिंसा किसानों और मजदूरों पर कांग्रेसी सरकारों द्वारा चलाई जाती गोलियों का समर्थन करे और फासिस्ट लुटेरों के सामने निहत्था बन जाने के लिए कहे, उसे समझना हमारे लिए असंभव। मैं आपके पहले प्रश्न को खत्म कर देता हूं। सेठ जानते हैं कि चरखे करघे से उनके कारखानों को बाल बांका नहीं हो सकता। चरखे करघे जब तक मिलों के माल से सस्ते और अच्छे कपड़े बाजार में नहीं ला सकते, तब तक उनका अस्तित्व सेठों के दान पर निर्भर है। चरखा करघाबाद शोषण की असली दवा साम्यवाद के रास्ते में भारी बाधक है। कितने ही लोग बेवकूफ़ी से समझते हैं कि शोषण रोकने के लिए साम्यवाद कल कारखानों पर जनता के अधिकार से अच्छी दवा चरखा करघाबाद है। इसी नियत से दुनिया को मील का कपड़ा पहनाने वाले सेठ चरखा के भक्त हैं और गांधी जी इससे भली भांति समझते हैं। यह उनकी नियत पर हमला है। उनकी एक एक हरकत मुझे शोषितों और भारत में सबसे अधिक शोषित हमारी जाति के लिए खतरनाक है। हमें दिमागी गुलामी के अड्डे, शोषकों के जबरदस्त पोषक पुरोहितों की दुकानों, इन मंदिरों में ताला लगवाना चाहिए और उल्टे हमें फंसाने के लिए गांधी जी उन्हें खुलवाना चाहते हैं। पुरानी पोथियों, अमीरों के टुकड़ों से पलने वाले संतों की बाणियों को यदि हम आगे में नहीं जलाते तो 7 ताल में तो बंद कर देना चाहिए, किंतु उन्हीं की दुहाई देकर गांधी जी हमें गुमराह कर देना चाहते हैं। वर्ण व्यवस्था जैसी मरण व्यवस्था का भारत में नाम नहीं रहने देना चाहिए, किंतु गांधी जी उसकी अनासक्ति योग से लक्ष्यधार व्याख्या करते हैं। इन सब के बाद हरिजन उद्धार सिर्फ ढोंग नहीं तो क्या है? इससे कुछ ऊंची जाति के हरिजन उद्धारकों को जीविका भले ही मिल जाए, मगर उद्धार की आशा अंधा ही कर सकता है। तो आप नहीं चाहते कि अछूत सवर्ण सब एक हो जाएं? काल ने हमें एक कर दिया है, किंतु गांधी जी के प्रिय धर्म, भगवान, पुराण, पंथिता उससे हमें समझने नहीं देती। मुझे देखिए ओझा जी, मेरा रंग गेहुआ, नाक ज्यादा पतली ऊंची और आपका रंग काला, नाक बिल्कुल चिपटी। इसका क्या अर्थ है? मेरे में आर्य रक्त अधिक है, आप में मेरे पूर्वजों का रक्त अधिक है। आपके पूर्वजों ने वर्ण व्यवस्था की लोहे की दीवार खड़ी कर बहुत चाहा कि रक्त सम्मिश्रण न हो पाए, किंतु चाह नहीं पूरी हुई। इसके सबूत हम आप मौजूद हैं। वोल्गा और गंगा तट के खून आपस में मिश्रित हो गए हैं। आज वर्ण रंग को लेकर झगड़ा नहीं है। आपका कोई ब्राह्मण जाति से खारिज करने के लिए तैयार नहीं है। सारी बातें ठीक हो जाएं यदि धर्म, भगवान, पुराण, पंथिता हमारा पिंड छोड़ दे, और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि शोषक और गांधी जी जैसे उनके पोषक मौजूद हैं। मैं आपके तीखे शब्दों को सुनकर नाराज नहीं होता। जला हुआ दिल और जबानी उसके पीछे है ओझा जी, इसलिए मेरी बात से कष्ट हुआ तो क्षमा कीजिएगा। नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, किंतु यदि चरखे करघे जैसी भारत की चीज को आप फिर से स्थापित होना संभव नहीं समझते, तो क्या विदेशी साम्यवाद के लिए भारत की भूमि को उर्वर समझते हैं? शोषकों को जो बात पसंद नहीं, वहीं विदेशी और असंभव है। चूंकि इनकी कृपा से करोड़पति हो गए, इसलिए सेठ लोगों के लिए चीनी की मिलें, विदेशी जहाज, मोटर, कांच, फाउंटेन पेन, जूते की बिजली या भाप से चलने वाली लाखों करोड़ों की फैक्ट्रियां विदेशी नहीं रही। रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शक रेडियो, फिल्म, टैंक आदि जैसे ही सेठों के पॉकेट में मजदूरों की कमाई के करोड़ों रुपए चुपके से डालने लगेंगे, वैसे ही उनकी विदेशीयता जाती रहेगी। शोषण में सहायक सारे विदेशी यंत्र उनके लिए स्वदेशी हैं, किंतु शोषक ध्वंसक उपाय साम्यवाद सदा विदेशी बना रहेगा। ईमानदारी इसे कहते हैं ओझा जी। साम्यवाद धर्म का विरोधी है और भारत सदा से धर्म प्राण रहा है। जरा इस दिक्कत का भी ख्याल करें सुमेर जी। आप कॉलेज की सारी पढ़ी पढ़ाई विद्या को भूल गया कहते हैं, इसलिए मैं क्या कहूँ, जब धर्म का नाम आप लोग लेते हैं तो आपके सामने सिर्फ हिंदू धर्म रहता है। गांधी जी ने बजाज जी के गोसेवा मंडलों को भी आशीर्वाद दिया है, जिसमें मांस छोड़ सब चीज गाय की ही खाने की प्रतिज्ञा कराई जाती है, पेशाब और पाखाने की भी। यदि गोभक्षक अगोभक्षक का भेद करें तो भारत में गोभक्षक आधे से बढ़ जाएंगे। हमारी जाति भी गोभक्षक है, आप जानते हैं। वैसे भी तो भारत में 1/4 के करीब लोग मुसलमान हैं, करोड़ के करीब ईसाई और कुछ लाख बौद्ध। यदि इन धर्मों को भी आप धर्म में शुमार करते हैं तो पृथ्वी का कौन देश है जहां धर्म के पक्के विश्वासी नहीं है? गांधी जी के मित्र भूतपूर्व लॉर्ड इरविन तथा आज के लॉर्ड हैलिफैक्स एक जबरदस्त ईसाई संत हैं। आज तक धर्म की दुहाई देकर ही धर्मप्राण अंग्रेजों को साम्यवाद से दूर रहने के लिए ये संत लोग प्रचार करते रहे। अरब, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान के मुसलमान हिंदी मुसलमानों से कम धर्मप्राण नहीं है। लाखों सुंदरियों के स्वेच्छा से कटवाए केसों के रस्से से जहां मंदिर बनाने के लिए लड़कियां ढोई गई, उस जापान को आप कम धर्मप्राण नहीं कह सकते।
सभी शोषक जबरदस्त धर्मप्राण होते हैं ओझाजी, और सभी शोषण शत्रु धर्म शत्रु घोषित किए जाते हैं। यदि साम्यवाद को विदेशी ही मान लें तो भी ईसाई, इस्लाम जैसे विदेशी धर्म, रेल, तार, हवाई जहाज, कल कारखाने जैसी विदेशी चीजें हमारी आंखों के सामने स्वदेशी बनकर मौजूद हैं। वैसे ही साम्यवाद भी स्वदेशी हो जाएगा, बल्कि हो गया है। अध्याय 2। पटना में शाम के वक्त घूमने के लिए लॉन और हार्डिंग पार्क दो ही जगह हैं, और दोनों ही को ऐसी मनहूस हालत में रखा गया है कि वो स्वयं किसी को खींच लाने का सामर्थ्य नहीं रखते। तो भी जिनकी दिल बहलाव, चहलकदमी, दोस्तों से मिलने की ख्वाहिश होती है, वे इन्हीं जगहों में पहुंचते हैं। अंधेरा हो रहा था तो भी 3 तरुणों की बात खत्म नहीं हो रही थी, और वे बांकीपुर पटना के लान मैदान में डटे हुए थे। एक कह रहा था, साथी सुमेर, मैं फिर भी कहूंगा, तुम एक बार फिर सोचो, तुम बहुत भारी कदम उठाने जा रहे हो। मौत से खेलने से बढ़कर कदम उठाने की क्या बात हो सकती है? और रूप, इससे तो पक्का समझो कि मैंने जल्दी नहीं की है। कदम ही ये जल्दी का नहीं हो सकता था। हवा में उड़ना भाई, मुझे तो कोठे की छत के किनारे खड़ा होने में भी डर लगता है। कितने ही लोगों को साइकिल पर चढ़ने में भी डर लगता है, और तुम उसे दोनों हाथ छोड़कर दौड़ाते हो। खैर, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि मजदूरिन के लड़के सुमेर को इस साम्राज्यवादी लड़ाई में जान देने की क्या सूझी। इसलिए कि इसी लड़ाई के साथ मजदूरिन के लड़के और उसकी सारी जमात का भविष्य बना हुआ है। इसीलिए कि यह लड़ाई अब सिर्फ साम्राज्यों का ही फैसला नहीं करेगी, बल्कि शोषण का भी फैसला करेगी। तो क्या तुम इससे कबूल नहीं करते कि इस लड़ाई के लिए सबसे बड़े दोषी अंग्रेज पूंजीपति हैं? बाल्बिन, चैम्बरलेन किन के स्वार्थ के प्रतिनिधि थे? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, उन्होंने ही मुसोलिनी हिटलर को पोष कर बड़ा किया, जिसमें साम्यवादियों से शोषक वर्ग को त्राण मिले। लेकिन भस्मासुर ने पहले बैजनाथ पर हाथ साफ करना चाहा, और जब तक ये तमाशा होता रहा तब तक मैंने इस बड़े कदम को उठाने का निश्चय नहीं किया। लेकिन आज भस्मासुर बैजनाथ पर नहीं, हमारे ऊपर हाथ रखना चाहता है। हमारे ऊपर? मुझे तो कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता पहले से। आपको अंतर नहीं मालूम होता क्योंकि आपका वर्ग सेठ वर्ग फासिस्ट शासन में भी घी चुपड़ी की आशा रखता है। ग्रुप मित्सुए के 5 घी में है इस लड़ाई के होने से, किंतु सोवियत के पराजित होने पर शोषितों, मजदूरों, किसानों को कोई आशा नहीं। कसाई हिटलर और तोजो के राज्य में किसान वकालत की लड़ाई नहीं लड़ सकते। रूप किशोर बाबू, नहीं मजदूर बड़े से बड़े अत्याचार के लिए हड़ताल कर सकते हैं। फासिज्म मजदूर किसानों को पक्को मानी में दास बनाना चाहता है। हमारे लिए सोवियत बहुत से राष्ट्रों में एक नहीं, बल्कि वही एकमात्र राष्ट्र है। उसे ही दुनिया के किसान मजदूर अपनी आशा, अपना राष्ट्र कह सकते हैं। 1.5 शताब्दी के लाखों करोड़ों कुर्बानियों के बाद मानवता के लिए, सनातन शोषितों के लिए यह साम्यवादी प्रदीप पृथ्वी पर आलोकित हुआ। एक बार इस प्रदीप को बुझ जाने दीजिए, फिर देखिए कितने दिनों के लिए दुनिया अंधेरे में चली जाती है। हम जीते जी इस भीषण कांड को अपनी आंखों के सामने होते चुपचाप नहीं देख सकते। लेकिन सुमेर भाई, और भी तो समाजवादी देश में है, वे भी दुनिया से शोषण को मिटाना चाहते हैं। जिनको सेवाग्राम से फैलता अंधकार ही प्रकाश मालूम होता है, ऐसे समाजवादियों से शैतान बचाए। ऐसे तो हिटलर भी अपने को समाजवादी कहता है, गांधी जी के चेले भी उन्हें समाजवादी कहते हैं। समाजवादी कहने से कोई समाजवादी नहीं होता। जानते हैं हिटलर तोजो की विजय से हिंदुस्तान का पूंजीवाद और पूंजीपति वर्ग बर्बाद नहीं, बल्कि कहीं और मजबूत होगा। किंतु फासिस्ट दस्यु मजदूरों, किसानों को सांस तक लेने नहीं देंगे। और साम्यवादियों की क्या हालत होगी? इसके लिए इटली और जर्मनी का हाल का इतिहास देखिए। वही क्यों, सिर्फ फ्रांस में हर रोज जो कम्युनिस्ट गोली से उड़ाए जा रहे हैं, उन्हीं को देख लीजिए। जो अपने को मार्क्सवादी कहकर अपने को इस युद्ध में अलग रखना चाहता है, वो या तो अपने को धोखा दे रहा है या दूसरों को। हिटलर और तोजो के शासन में मार्क्सवादी समाजवादियों की जान की कीमत एक गोली मात्र है। इसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं। फिर कोई समाजवादी यदि अपने को तटस्थ कर सकता है तो चमगादड़ की नीति से ही। सोवियत के ध्वंस के बाद जो समाजवाद का झंडा उठाने की डाक रहे हैं, उन्हें हम तो पागल कर सकते हैं या धोखेबाज। तो आपका ख्याल है इस युद्ध में कोई तटस्थ रह नहीं सकता? हाँ, ये मेरी पक्की राय है कि जिसका मस्तिष्क ठीक से काम कर रहा है, उसने अपने लिए एक पक्ष स्वीकार कर लिया है
क्योंकि इस लड़ाई का परिणाम शोषण विरोधी शक्तियों को या तो खत्म करना होगा या उनकी शक्ति को इतना प्रबल कर देगा कि फिर मुसोलिनी, हिटलर, तोजो या उनके पिताओं बाल्डविन, चैम्बरलेन, हैलिफैक्सों के लिए दुनिया में जगह नहीं रह जाएगी। हिंदुस्तान में सुभाष चंद्र और उनके अनुयायियों ने अपना स्थान चुन लिया है और जिनको आप तटस्थ समझते हैं वो भी तय कर चुके हैं। उनकी तटस्थता सिर्फ ऊपरी दिखावा है, क्योंकि फासिस्टों के रवैये से वो नावाकिफ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के अंग्रेज शासकों के मनोभाव को देख रहे हो ना। अंधे हैं ये लोग। 30 वर्ष पहले के जमाने में अब भी अपने को रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या समझते हो, लड़ाई के बाद की दुनिया इन पुरानी फोसिलों के लिए जीती जा रही है। हम जानते हैं ये लोग हमारे युद्ध की तैयारी में पग पग पर बाधा डालेंगे, क्योंकि वो हर एक चीज को गुजरे जमाने की दृष्टि से देखते हैं। हाँ, देख नहीं रहे हो, जिन लोगों की सूरतें अमन सभाओं से ही शोभा देती थी, अब वही राष्ट्रीय मोर्चे के नायक बनकर जनता के सामने दहाड़ रहे हैं। हमारे गवर्नर जनरल जनता को कुर्बानियां करने का उपदेश दे रहे हैं, जबकि उनके अपने खर्चे को देखकर हमारा माथा चकराता है। हमारे यहाँ कम से कम मजदूरी है एक आना रोज, जिसके हिसाब से 25 सालाना आमदनी हुई और इनकी तनख्वाह वाइसराय का 2,50,800 अर्थात घुरूह मजदूर की आमदनी का 10,000 गुना, बंगाल गवर्नर का 1,20,000 अर्थात 4800 गुना, युक्त प्रांत गवर्नर बिहार गवर्नर का 1 लाख अर्थात 4,000 गुना। ये बाकी खर्च छोड़ने पर है, यदि दूसरे खर्च भी लिए जाएं तो मार्ग व्यय और छुट्टी व्यय छोड़कर भी बंगाल गवर्नर का सालाना खर्च है 6,07,200 रुपया अर्थात घुरूह मजदूर की अपनी आमदनी का 42,261 गुना। इससे जरा मिलाइए इंग्लैंड के मजदूर को, जिसकी अल्पतम मजदूरी 85 शिलिंग 56 रुपये से अधिक या 78 शिलिंग 52 रुपये से अधिक प्रति सप्ताह कोयले के खानों में मंजूर हुई है। खेती के मजदूर भी 45 रुपया सप्ताह से ज्यादा पाते हैं, जिसका अर्थ है 200 या 121 पाउंड वार्षिक मजदूरी, और महामंत्री इस हिसाब से सिर्फ 36 गुना ज्यादा तनख्वाह पाता है। सोवियत में 12,000 रूबल महामंत्री को मिलता है और मजदूरों की बहुत भारी तादाद है, तो इतना वेतन पाती है, जबकि सबसे कम तनख्वाह पाने वाला मजदूर उससे छठे हिस्से से कम नहीं पाता। अब मिलाइए, भारत में बंगाल गवर्नर घुरूह से 42,262 गुना, इंग्लैंड में महामंत्री घुरूह से 36 गुना, सोवियत रूस में 6 गुना, और सेठों की आमदनी से घुरूह की आमदनी को मिलाओगे तो कलेजा फटने लगेगा। ये सरासर लूट है भाई सुमेर। इसीलिए मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान में नौकरी करने वाले स्वार्थी, कायर, दूर तक देखने में असमर्थ इन अंग्रेजों में हम कोई आशा नहीं कर सकते। हम इनके लिए इस लड़ाई को लड़ने और जीतने नहीं जा रहे हैं। हम मर रहे हैं उस दुनिया के लिए जो इस पृथ्वी के छठे हिस्से पर है और जिसको फासिस्ट खत्म करने जा रहे हैं। हम उस आने वाली दुनिया के लिए मरने जा रहे हैं जिसमें कि मानवता स्वतंत्रता और समृद्ध होगी। समद अब तक चुप था। अब उसने भी कुछ पूछने की इच्छा से कहा, साथी सुमेर, तुमसे कितनी ही बातों में मैं सहमत हूं और कितनी ही बातों में असहमत, किंतु तुम्हारी राय की मैं कितनी इज्जत करता हूं ये तुमसे छिपा नहीं है। मैं भी समझता हूं इस संसार व्यापी संघर्ष में हम तटस्थ नहीं रह सकते। लेकिन दोस्त, जब चुनाव आदि तय होकर तुम भर्ती हो गए तब तुमने हमें खबर दी, कुछ पहले तो बतलाना चाहिए। पहले बतलाना और चुनाव में छंट जाता। इसलिए भर्ती के बाद 24 घंटे की उड़ान करके मैंने मित्रों से कहा, अब कहने में कोई हर्ज भी नहीं, क्योंकि परसों ही मैं जा रहा हूँ अम्बाला उड़ंत स्कूल में। और माँ को खबर दे दी। माँ के लिए जैसा पटना वैसा ही अम्बाला। जब तक मैं खोल कर साफ न लिख दूं कि मैं लड़ाई की मृत्यु के मुंह में जा रहा हूँ, बल्कि उसके लिए एक सा ही है। खोल कर लिखने का मतलब है सदा के लिए उसकी नींद को हराम कर देना। मैंने निश्चय किया है कि जब तक जीवित रहूंगा पत्र लिखता रहूंगा, उसी से उसको संतोष रहेगा। मुझे तुम्हारे साहस का बार बार ख्याल आता है। मानव होने की कीमत को हमें हर वक्त चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए, सम्मत। और फिर एक आदर्शवादी मानव होने पर तो हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। तो तुम्हारा विश्वास है ये लड़ाई जबरदस्त उथल पुथल लाएगी? पिछली लड़ाई ने भी कुछ कम नहीं किया। सोवियत रूस का अस्तित्व दुनिया के छठे हिस्से पर समानता का राज्य एक कम चीज नहीं है, किंतु इस लड़ाई के साथ जो परिवर्तन उपस्थित होगा वो नई धरती, नए आसमान को लाएगा। दोस्त, जिधर सोवियत राष्ट्र है, जिधर लाल सेना है, जिधर की विजय के लिए आज चीन, इंग्लैंड, अमेरिका की जनता सर्वस्व की बाजी लगाकर लड़ रही है, उस पक्ष की जीत में मुझे जरा भी संदेह नहीं है।
समद और रूपकिशोर की इधर पाकिस्तान को लेकर बहस चल रही थी। आज रूपकिशोर ने फिर उसी सवाल को छेड़ दिया, गांधीवादी स्वराज्य हो या साम्यवादी, इसमें हमारा और तुम्हारा मित्र सुमेर मतभेद हो सकता है, किंतु स्वराज्य भारत के लिए होगा, इसमें तो संदेह नहीं। भारत भी एक निराकार शब्द है रूप बाबू, जिसके नाम पर बहुत सी भूल भुलैयों में डाला जा सकता है। स्वराज्य भारतीयों के लिए चाहिए, जिसमें भारतीय अपने भाग्य का आप निर्णय करें, और उसमें भी आसमान से टपका स्वराज्य जल्द बड़े आदमियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। रूप बोला, खैर वैसे भी ले लीजिए, किंतु स्वराज्य में जीवित भारत को टुकड़े टुकड़े तो खंडित नहीं होने देना चाहिए। तो सुमेर ने जवाब दिया, तुम फिर भूल भुलैया के शब्द को इस्तेमाल कर रहे हो। भारत का खंडित और अखंड रहना उसके निवासियों पर निर्भर है। मौर्यों के समय हिंदकुश से परे आमू दरिया भारत की सीमा थी, और भाषा, रीति रिवाज, इतिहास की दृष्टि से अफगान जाति पठान भारत के अंतर्गत है। 10वीं सदी तक काबुल हिंदू राज्य रहा। इस तरह हिंदुस्तान की सीमा हिंदुकुश है। क्या अखंड हिंदुस्तान वाले हिंदुकुश तक दावा करने के लिए तैयार हैं? यदि अफगानों की इच्छा के विरुद्ध नहीं कहो तो सिंधु के पश्चिम बसने वाले सरहदी अफगानों पठानों को भी इनकी इच्छा के विरुद्ध अखंड हिंदुस्तान में नहीं रखा जा सकता। फिर वही बात सिंधु, पंजाब, कश्मीर, पूर्वी बंगाल में क्यों नहीं लेनी चाहिए? तो रूप ने फिर पूछा, अर्थात उन्हें भारत से निकल जाने देना चाहिए? सुमेर बोला, हाँ, यदि वो इसी पर तुले हुए हैं। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका अर्थ है किसी देश की जनता को उसकी इच्छा के विरुद्ध राजनीतिक परतंत्रता में नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान को फैसला हिंदुओं को नहीं करना है, उसकी निर्णायक है मुस्लिम बहुमत प्रांतों की जनता। यदि हम भारत में जनता का नहीं, शोषकों का शासन कायम करना चाहते हैं तो पाकिस्तान होकर रहेगा। यदि दिमागी और शारीरिक श्रम करने वाली जनता का शासन कायम करना चाहते हैं तो भारत अनेक स्वतंत्र जातियों का एक अखंड देश रहेगा। एक जाति, एक जातीयता के लिए एक भाषा, एक खान पान, एक ब्याह शादी संबंध की जरूरत है, जो साम्यवादी ही करा सकता है। इस पर भी भाषाओं के ख्याल से हमें 80 से ऊपर स्वतंत्र जातियां माननी पड़ेंगी। 80 से ज्यादा? तुमने तो पाकिस्तान को भी मात कर दिया। भाषाओं को मैंने नहीं बढ़ाया। जनता के राज्य में उसकी मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाना होगा, और मातृभाषा वही है जिसके व्याकरण में बच्चा भी कभी गलती नहीं करता। सोवियत संघ 70 जातियों का एक बहुजातिक राष्ट्र है। उससे दूनी जनसंख्या वाला भारत यदि 80 जातियों का बहुजातिक राष्ट्र है तो आश्चर्य की क्या जरूरत? तो तुम पाकिस्तान के पक्ष में हो। जब तक मुस्लिम जनता का उसके लिए आग्रह है। आज हर विचार के मुस्लिम नेता एक मत हैं कि पाकिस्तान की मांग को मान लेना चाहिए, और मैं समझता हूँ गैर मुस्लिमों को इस न्याय की मांग को ठुकराने का कोई हक नहीं। जिस मुसलमान बहुत प्रांत की बहुसंख्यक जनता भारतीय संघ से अलग जाना चाहती है, उसे वो अधिकार होना चाहिए। अध्याय 3। नीचे काला समुद्र है, जिसके शांत जल पर कहीं जीवन का चिन्ह नहीं मालूम होता, और सामने दूर सफेद बादलों का एक विशाल क्षेत्र। वहां आसमान में अपनी गति के जानने का कोई साधन नहीं, सिवाय गति मापक यंत्र के, जो कि सुमेर के आगे लगा हुआ है। 300 मील प्रति घंटे की चाल से बने यान का उड़ाना। सुमेर का ख्याल एक बार उस युग में चला गया जबकि मनुष्य पत्थर के अनगढ़ हथियारों को ही अपना सबसे बड़ा आविष्कार, सबसे बड़ी शक्ति समझता था। किंतु आज वो आकाश का राजा है। मानवता कितनी उन्नत हुई है, किंतु उसी वक्त उसका ख्याल मानवता के शत्रुओं फासिस्टों की ओर गया, जो कि मनुष्य के दिमाग की इस अद्भुत देन को मानवता के पैरों में गुलामी की बेड़ियां डालने में लगा रहा है। सुमेर का बदन सिहर गया जब ख्याल आया कि जापानी फासिस्ट भारत के पड़ोसी बर्मा में आ गए हैं। उस वक्त उसकी नजरों के सामने कदम कुआं के वह घर और उनमें रहने वाली वह स्त्रियां एक एक कर आने लगीं, जिनमें एक उसकी प्रिया है, दूसरी भी कितनी ही हैं, जिन्होंने इस अछूत माँ के बेदाबी आदर्शवादी लड़के को बेटा और भाई के तौर पर ग्रहण किया। फासिस्टों के लिए अपार घृणा से उसका दिल खौलने लगा। उसी वक्त उसे सामने 3 सूर्य वाले विमान उड़ते दिख पड़े। सुमेर ने अपने मशीन गनर को फोन से कहा और 2 मिनट में फासिस्ट विमानों के बीच में पहुंच गया। बात करने में देर लगती है, लिखने में तो और भी, किंतु पता नहीं लगा सुमेर के गनर शरीफ ने किस तरह अपनी मशीन गन को ट्र 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 किया, और किस तरह सुमेर ने अपने विमान को ठीक जगह पर पहुंचाया, और किस तरह 10 मिनट के भीतर ही तीनों फासिस्ट विमान प्रकटी चील की भांति समुद्र में गिरे।
सुमेर को अपना जौहर दिखलाने का यह पहला मौका था, किंतु इस सफलता पर उसे बहुत संतोष हुआ। उसने विमान से लौटते वक्त शरीफ से कहा, सुरू भाई, हमने अपनी कीमत अदा करा ली। हम में से हर एक यदि 3-3 फासिस्टों को खत्म करे तो कितना अच्छा हो। मेरा मन भी अब बड़ा हल्का मालूम होता। अब मरना मुफ्त नहीं कहा जाएगा। अब हम जितने दिन जिएंगे जापानी फासिस्टों को मार मार नफे पर नफे कमाते रहेंगे। सुमेर 200 दिन जीता रहा। उसने 100 जापानी विमानों को नष्ट किया। अंतिम दिन बंगाल की खाड़ी में उसे काम मिला। अंडमान के पश्चिम जापानी जंगी बेड़ा जा रहा था। सुमेर ने 40,000 टन का एक जंगी महापोत देखा। बेड़े के आसपास रक्षक विमान उड़ रहे थे, किंतु दूर बादलों में से झांकती सुमेर की आंखों को उन्होंने नहीं देखा। सुमेर ने अपने गनर को टारपीडो तैयार रखने की आज्ञा दी। बादल वहां से बेड़े के ऊपर तक चला गया था। सुमेर ने पूरी गति से अपने विमान को चलाया। दुश्मन के विमानों को पता नहीं लग सका कि कब कोई विमान जंगी पोत के ऊपर पहुंचा, कब भारतीय विमान वाहक ने टारपीडो के लिए अपने विमान को महापोत पर झोंक दिया। सुमेर और उसके गनर का पता नहीं लगा, किंतु अपने साथ ही वो उस जंगी महापोत को भी लेते गए। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित पुस्तक वोल्गा से गंगा की ऑडियो बुक अच्युत घिमिरे की आवाज़ में। काठमांडू नेपाल में तैयार हुआ ये हिंदी ऑडियो बुक आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हिंदी भाषा में अच्युत घिमिरे की और दूसरी ऑडियो बुक सुनने के लिए यूट्यूब चैनल प्रीत किरीत सब्सक्राइब कीजिएगा। बुलबुल कम्युनिकेशन।